हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट, हम आज आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पिछली वीडियो में बताया था। आज हम एप्लीकेशन बताएंगे गॉस थ्योरम के बारे में, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट पहले बता देता हूं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to EA। स्टूडेंट, यदि हम E की यूनिट लेते हैं एफ ई अपॉन क्यू के, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट लेते हैं मीटर स्क्वायर, देन यूनिट ऑफ phi E is equal to E into A, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी यूनिट स्टूडेंट ये हो जाता है। यदि स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट ये लिखते हैं, E इज इक्वल टू V अपॉन डी होता है। V वोल्ट है तो वोल्ट पर मीटर, यदि वोल्ट पर मीटर लिखते हैं स्टूडेंट, तब इसकी यूनिट हो जाती है, देन यूनिट ऑफ phi E इज इक्वल टू E इंटू ए, वोल्ट अपॉन मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, और ये हो जाता है वोल्ट मीटर, phi E। स्टूडेंट, डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लिख देते हैं हम। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूले में स्टूडेंट phi E इज इक्वल टू ई ए, या न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। न्यूटन का स्टूडेंट डायमेंशनल फार्मूला होता है ML/T-2, और C का A इंटू टी, और इसका होता है L स्क्वायर। इसको ML³ T-3A-1, ये phi E का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। स्टूडेंट, हमने आपको गॉस थ्योरम बताया था। गॉस थ्योरम का प्रूफ भी हमने करा दिया था, phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। एप्लीकेशन बताना था कि इसके एप्लीकेशन कहां कहां हैं, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम के जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट, हम आपको एक बार बता देते हैं कि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कहाँ है। जो भी फार्मूले डिराइव करेंगे वो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग डिराइव करेंगे। नंबर 1 तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि एक पॉइंट चार्ज के कारण
किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट होता है, और ये गॉस थ्योरम के अनुसार फाइंड आउट करना है। नंबर 2 फाइंड आउट करना है कि एक इनफाइनाइट लंबाई का कोई चार्ज वायर हो, उसके कारण उससे निकट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक इनफाइनाइट, नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे, एक इनफाइनाइट कोई सीट हो, चार्ज सीट हो, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट होगा। फिर दो चादर हो, आपस एक दूसरे के समांतर रखे गए हो, पैरेलल रखे गए हो, ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट होता है, इसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट में एक आपके पास कोई स्फेरिकल सेल होगा, गोली कोष होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी गोली कोष के बाहर, गोली कोष के ऊपर, गोली कोष के अंदर, इसके बारे में बताएंगे। लास्ट में कोई स्फेयर होगा, पूरे स्फेयर के वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्फेयर के बाहर, स्फेयर के ऊपर, स्फेयर के अंदर कैसे फाइंड आउट होता है स्टूडेंट, ये एप्लीकेशन में आपको बताने चल रहा हूं। तो नंबर 1 स्टूडेंट हम एप्लीकेशन बताने चल रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज स्टूडेंट हम बताने चल रहे हैं। जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं। लेट अस सपोज ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है और पॉइंट ओ पर रखा हुआ है। स्टूडेंट ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। वैसे तो स्टूडेंट हम लोग इसको आसानी से जानते हैं कि अगर इसके कारण इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² होता है। लेकिन हमें गॉस थ्योरम का उपयोग करते हुए इसको डेराइव करना है। तो गॉस थ्योरम अगर आता है स्टूडेंट तो गॉस थ्योरम याद करें। गॉस थ्योरम कहता है कि पहले गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करें, गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज क्लोज्ड होना चाहिए, तब गॉसियन थ्योरम यूज करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट एक गॉसियन सरफेस का निर्माण करते हैं, वो गॉसियन सरफेस इस चार्ज को अपने अंदर बंद करेगा। तो इसके लिए स्टूडेंट और रेडियस का एक सर्कल खींच लेते हैं इस प्रकार से, और ये चार्ज यहां पर सेंटर पर रखा हुआ है। ये पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात अगर करें स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे सर्किल के सरकमफरेंस से होकर के पास होता है, कोई एक साइड से नहीं कि यहीं से पास होता है। इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे सरकमफरेंस से पास हो रहा है, पूरे सरकमफरेंस से पास हो रहा है, इसको फाइंड आउट करना आसान नहीं है। इसलिए पूरे सरकमफरेंस को छोटे छोटे एरिया में बांट देते हैं, सरफेस एरिया में। लेट अस सपोज एक छोटा सा यहां पर एलिमेंट एरिया लेते हैं, ये है DA एलिमेंट एरिया। ये एलिमेंट एरिया है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट
अगर इस पे एलिमेंट एरिया है तो आप लोग एरिया वेक्टर की डिफिनीशन में जाइए। एरिया वेक्टर का डिफिनीशन होता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है। तो परपेंडिकुलर अगर सर्कल के ऊपर ड्रा करते हैं स्टूडेंट, तो हर लाइन सेंटर से होकर के पास होता है, इसलिए एरिया वेक्टर ऐसे पास हो जाएगा, इसे कहेंगे एरिया वेक्टर। अब स्टूडेंट इसके कारण अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखें तो उसका डायरेक्शन भी एरिया वेक्टर के पैरेलल हो जाता है, तो यहां पर ई वेक्टर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट यहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट डिफाई ई, क्योंकि एरिया स्मॉल है इसलिए उससे एक डिफाई पास होगा। तो डिफाई इज इक्वल टू स्टूडेंट होता है यहां पे ई डॉट डी ए वेक्टर, और इसे इंटीग्रेट अगर कर दिया जाए स्टूडेंट तो पूरे सरकमफ्रेंस पर फ्लक्स कितना पास होगा ये फाइंड आउट हो जाता है। इसको क्लोज्ड कर्व के लिए ये लगा देते हैं और ये सरफेस एरिया ए लगा देते हैं और इसे लिखते हैं ई डॉट डी ए। स्टूडेंट ई डॉट डी ए डॉट प्रोडक्ट के लिए अगर हम फार्मूला लगाएं तो ये बन जाता है ई डी ए कॉस 0 अंश, इसलिए कि डी ए और ई के बीच का एंगल 0 है, और यहां पर ई को हम बाहर कर लेते हैं क्योंकि पूरे सरकमफ्रेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कांस्टेंट है। ये ई डी ए हो जाएगा और ये डी ए रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट पूरे एरिया को, इसलिए यहां लिख देते हैं ई ए, ये हो जाएगा फाई ई। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। एक काम तो हो गया स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लगा करके हम लोगों ने फाई ई इंटू ए, ये रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट कि इस पूरे सरकमफ्रेंस से कितना फ्लक्स बाहर हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट याद करें गॉस थ्योरम क्या कहता है। गॉस थ्योरम भी यही कहता है कि अगर किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज बंद हो तो उससे जो फ्लक्स पास होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है टोटल सरफेस से, और ये भी टोटल सरफेस के लिए फार्मूला है। तो हम यहां लिख देते हैं बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ई ए इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, E इज इक्वल टू हो जाता है Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0। ए सर्कल का एरिया है स्टूडेंट, सर्कल का एरिया यदि पुट कर दें तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0, और इसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये स्टूडेंट ये डिराइव हो जाता है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट होता है। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको डिराइव कर लेते हैं। कभी कभी स्टूडेंट आता है कूलम्स लॉ डिराइव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अगर उसको डिराइव करना है स्टूडेंट तो कुछ नहीं करना है, ये पूरे वर्क करते जाइए। यहां पर एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल रख दीजिए, इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q0, टेस्ट चार्ज पार्टिकल। टेस्ट चार्ज पार्टिकल है Q0, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q0, F इज इक्वल टू E इंटू Q0, और E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ भी डिराइव हो जाता है इसी गॉस थ्योरम की मदद से। नेक्स्ट हम आपको बताने चल रहे हैं स्टूडेंट कि एक अनंत लंबाई का कोई वायर है और वो चार्ज है और वो सीधा है। उससे कुछ दूरी पर हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। ये अनंत लंबाई का कोई चार्ज वायर है स्टूडेंट, इसे सपोज कर लीजिए कि इसकी लंबाई इनफाइनाइट है। इस पे आपने प्लस क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सपोज कर लीजिए स्टूडेंट इससे आर दूरी पर एक पॉइंट है P, जहां पर इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमें किस विधि से फाइंड आउट करना है? गॉसियन थ्योरम की विधि से फाइंड आउट करना है। क्या क्या चाहिए इसके लिए स्टूडेंट? एक गॉसियन सरफेस चाहिए। वो गॉसियन सरफेस जो है इस इनफाइनाइट वायर को क्लोज्ड करे। इसका मतलब है कि स्टूडेंट ये इनफाइनाइट वायर है, इसे क्लोज्ड करना, इसे ज्ञात करना संभव नहीं है। इसलिए इसे वायर को की एक छोटी सी लंबाई हम ले लेते हैं AB, और इस लंबाई के ऊपर कितना चार्ज है? चार्ज तो पूरे इनफाइनाइट वायर पर डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन हम पूरे पर नहीं फाइंड आउट करके A से B लंबाई पर चार्ज कितना है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए स्टूडेंट हम लोग जानते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी, या कह लीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी सपोज कर लेते हैं। सपोज लैम्डा इज द लीनियर
चार्ज्ड डेंसिटी। और इसकी लंबाई L है। इस L लंबाई के ऊपर चार्ज Q सपोज कर लेते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L हो जाएगा, और Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L, इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट, AB लंबाई के ऊपर चार्ज कितना आता है ये फाइंड आउट हो गया। अब इस चार्ज को क्लोज्ड करना है गॉसियन पृष्ठ से। कैसे क्लोज्ड किया जाए स्टूडेंट? इसके लिए आपको एक सिलेंडर का निर्माण करना है, और रेडियस का सिलेंडर बना दें। ये स्टूडेंट L लंबाई के वायर को कवर्ड कर लेता है। ये क्यों चार्ज को बंद कर लेता है? अब गॉसियन थ्योरम हम लोग यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट, हम आपको फिर बताते हैं कि अगर ये चार्ज क्लोज्ड हो गया तो गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, कहां कहां से पास होता है। तो स्टूडेंट, इस साइड से भी पास होगा, इस साइड से भी पास होगा, इसके कर्व सरफेस एरिया से भी पास होगा। 3 जगह से ये पास होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस कर्व सरफेस को स्टूडेंट हम लोग ये स्मॉल एरिया में बांट देते हैं। इस स्मॉल एरिया का एरिया वेक्टर स्टूडेंट इस डायरेक्शन में होगा, और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये कर्व के लिए स्टूडेंट फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही इतना ही स्मॉल एरिया यहां पर चूज कर लेते हैं स्टूडेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के डायरेक्शन ये हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट, ये सरफेस है, सरफेस पर जो एरिया वेक्टर होता है वो उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो इस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, DA वेक्टर हो जाएगा। ऐसे इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है तो एक एलिमेंट एरिया ले लेते हैं DA, इस पर भी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये हो जाएगी। इनके बीच स्टूडेंट 90 डिग्री का एंगल बनता है, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसलिए इस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा इसको फाइंड आउट करना है। तो इससे E डॉट DA अगर निकालते हैं स्टूडेंट, तो देख ले E डॉट DA या EDA cos 90, तो ये 0 हो जाता है। इसका मतलब है स्टूडेंट, इस फेस से और इस फेस से ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाता है। अब बचता कौन सा है स्टूडेंट? कर्व सरफेस बचता है। आइए कर्व सरफेस के लिए निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू DA एरिया इज d phi E वेक्टर E डॉट DA, और इसे इंटीग्रेट करें स्टूडेंट तो ये आ जाएगा phi E इज इक्वल टू ये L E डॉट DA, और इसे लिखेंगे
एल EDA और इसे बाहर करेंगे स्टूडेंट तो E phi LDA। ये स्टूडेंट कर्व सरफेस एरिया है, तो आप लोग सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया याद करें। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर C इक्वल टू होता है 2 पाई R H। H सिलेंडर की हाइट है, यहां हाइट का काम L कर रहा है स्टूडेंट, इसलिए इसको हम लिख देंगे E इंटू 2 पाई RL। ये फाई E हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। बाय गॉस थ्योरम फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इक्वेशन 2 और 3 से फ्रॉम 2 and 3 Q upon epsilon 0 is equal to E into 2 pi RL और E is equal to हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन RL। स्टूडेंट Q की वैल्यू लैम्डा L पुट कर देते हैं। E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा L अपॉन RL के 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन R के। ये स्टूडेंट किसी इनफाइनाइट वायर के कारण, अब यहां पे स्टूडेंट इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लेंथ इसमें इंक्लूडेड नहीं है। यहां पर डिपेंड केवल करता है चार्ज डेंसिटी पर, लाइन चार्ज डेंसिटी पर, और वायर से कितनी डिस्टेंस पर है, केवल 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसकी लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इस फार्मूले, अगर वेक्टर फॉर्म लिखना हो, लैम्डा R इंटू R कैप, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट। तीसरा यूज आपको हम गॉस थ्योरम का बताने चल रहे हैं। अगर ये इनफाइनाइट लंबाई के वायर की जगह पर स्टूडेंट इनफाइनाइट लंबाई का कोई सीट होता, चार्ज सीट होता, तो उस चार्ज सीट के कारण, उस चार्ज सीट से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट होता है, इसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट। एक अनंत लंबाई का कोई चादर है, सीट को चादर बोलते हैं, और वो पॉजिटिव चार्ज से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो इनफाइनाइट चादर
तो हम नहीं कंसीडर कर पाएंगे, इसलिए चादर की एक एरिया ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं स्टूडेंट। इनफाइनाइट चार्ज शीट है और इस पर हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ऑन द सरफेस। ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपको गॉस थ्योरम लगा करके इस चादर से, जैसे ये चादर है, प्लेन सीट है, प्लेन सीट से ऐसे डिस्टेंस r पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट होगा? फाइंड आउट सपोज कर लेते हैं कि सेंटर से या चादर से r दूरी पर एक पॉइंट P है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, यूज करना है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम यूज करने के लिए स्टूडेंट गॉसियन सरफेस होना चाहिए जो पूरे सीट को कवर्ड कर ले, ढक ले, तभी फाइंड आउट हो सकता है। जब तक गॉसियन सरफेस का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक गॉस थ्योरम यूज नहीं करेंगे। तो इस सीट के इस साइड में गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? इसको सिमेट्रिक मेथड से जितनी दूरी पर सीट के एक साइड में आपने r डिस्टेंस पर P लिया है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही दूरी पर एक पॉइंट P डैश लें, ये भी r डैश होगा, ये दूरी r होगा। और यहां पर एक सिलेंडर का निर्माण कर देते हैं। ये सिलेंडर का हमने निर्माण कर दिया और स्टूडेंट सिलेंडर का ये एरिया क्रॉस सेक्शन ए ले लेते हैं, DA, और इस पर हम एरिया वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसलिए इस डायरेक्शन में DA वेक्टर हो जाएगा। और इसके कारण स्टूडेंट ये पॉजिटिव सीट है, तो पॉजिटिव सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E होगी और उसका भी डायरेक्शन सीट के परपेंडिकुलर होगा, DA के पैरेलल होगा, इसलिए इसको इस डायरेक्शन में लगा देते हैं। ऐसे स्टूडेंट इसका एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर होगा बाहर की ओर, ये DA होगा। और इस सीट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सीट के पैरेलल होगा और DA वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर और इसके पैरेलल हो जाएगा, ये E हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब ये क्लोज्ड सरफेस केवल इतना भाग क्लोज्ड है, ये इतना भाग क्लोज्ड है आपका। इस क्लोज्ड भाग को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट गॉस थ्योरम लगाने के लिए ये कर्व सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज्ड करता है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो लेट अस suppose rho be the surface charge density। ये चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट रो है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो स्टूडेंट रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया।
Q इज इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा रो इंटू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कितना चार्ज सीट है स्टूडेंट, सीट का ये छोटा सा भाग यहां होगा, और ये कितना चार्ज क्लोज्ड करता है, Q इज इक्वल टू रो इंटू ए। इसी से कितना फ्लक्स इस डायरेक्शन में पास होता है, उसी से कितना फ्लक्स इस डायरेक्शन में पास होता है, ये अब फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर डी फाई ई इज इक्वल टू स्टूडेंट डी फाई पी प्लस डी फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर डी फाई ई इज इक्वल टू डी फाई पी प्लस डी फाई पी डैश। पी सरफेस से कितना फ्लक्स पास होता है, पी डैश सरफेस से कितना फ्लक्स पास होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं। इस पूरे सिलेंडर या इस होल से कितना फ्लक्स फाइंड आउट होगा, बाहर निकलेगा, ये हम पता कर लेते हैं। इसको स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, फाई ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई डॉट डी ए अब प्लस ई डॉट डी ए। इसे लिख सकते हैं तो फाई ए ई डॉट डी ए, इसे लिख सकते हैं ई ए, ये फाई ई, इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट गॉस थ्योरम क्या कहता है? गॉस थ्योरम कहता है कि ये चार्ज अगर क्यू बंद करता है तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है पास होता है वो क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। तो बाय गॉस थ्योरम, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। क्यू की वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट, तो यहां रो ए अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड टू ई ए रो ए अपॉन एप्सिलॉन 0, ए से ए कैंसिल हो जाता है, ई इज इक्वल टू हो जाता है रो अपॉन टू एप्सिलॉन 0। ये स्टूडेंट किसी चादर के कारण चादर के दोनों तरफ से कितना फ्लक्स पास होता है वो ये फाइंड आउट हो जाता है रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। स्टूडेंट आपको हम अब 2 एप्लीकेशन इस सीट के भी बता देते हैं कि जब दो पॉजिटिव चार्ज सीट एक दूसरे के पैरेलल रखे हों, ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट होता है? When two positive charged sheet placed parallel to each other, जब स्टूडेंट दो पैरेलल सीट टू ईच अदर,
ये ऐसे बना लेते हैं स्टूडेंट। ये पॉजिटिव चार्ज है, और एक दूसरी सीट यहां ले लेते हैं। ये भी पॉजिटिव चार्ज को रखता है। ये सीट नंबर 1 है, ये सीट नंबर 2 है। ये दोनों सीट स्टूडेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए सीट जो है पूरे स्पेस को 3 भागों में डिवाइड करता है। एक ये भाग है P, दूसरा भाग है Q, तीसरा भाग है P डैश। P और P डैश स्टूडेंट चादर के बाहर हैं, सीट के बाहर हैं, और Q सीट के अंदर है। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट वी फाइंड इलेक्ट्रिक, we will find electric field at P। अगर स्टूडेंट P पर फाइंड आउट करना है तो देख लीजिए, इस पॉइंट पर सीट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि ये सीट पॉजिटिव है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होंगे पॉजिटिव से अवे होंगे, दूर की ओर होंगे, इसलिए E1 हो गया। अगर सीट 2 के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E2 सपोज कर लिया जाए तो वो उसका भी डायरेक्शन सीट 2 से अवे होगा, तो ये भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सीट is E1 is equal to rho upon 2 epsilon 0। यहां पर स्टूडेंट एक बात और हो सकता है, आपको हम बता दें कि ये सीट एक ही नहीं है, ये सीट अलग अलग है। अगर सीट अलग अलग है स्टूडेंट तो उनकी जो सरफेस डेंसिटी है वो अलग अलग हो सकता है। अगर हम यहां पर सरफेस डेंसिटी को अलग मान लें, सपोज कर लिया ρ1 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ड्यू टू सीट 2 E2 rho away from seat, away from seat, away from seat है स्टूडेंट। इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी स्टूडेंट ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ऐड कर देते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P is
E is equal to E1 plus E2 ρ1 upon 2 epsilon 0 plus ρ2 upon 2 epsilon 0 ρ1 plus ρ2 upon 2 epsilon 0। स्टूडेंट अगर यहां पर दोनों सीट की सरफेस डेंसिटी सेम हो जाए तो ρ1 शुड बी इक्वल टू ρ2। इफ ρ1 is equal to ρ2, then E is equal to ρ plus ρ upon 2 epsilon 0 to ρ upon 2 epsilon 0 ρ upon epsilon 0। ये स्टूडेंट तब फाइंड आउट, ये फार्मूला तब यूज करना है जब दोनों सीट सेम मटेरियल के बने हों। अगर इनकी मटेरियल अलग अलग है तो उनकी इंटेंसिटी भी अलग अलग, उनकी सरफेस डेंसिटी भी अलग अलग होगा। सरफेस डेंसिटी अलग अलग है तो ये फार्मूला यूज करना है। अगर सेम मटेरियल के बने हैं तो ये फार्मूला यूज करना है। स्टूडेंट आइए अंदर के लिए बताते हैं, सीट के अंदर कैसे फाइंड आउट होगा। We will find the electric field at Q। Q पॉइंट पर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। देखिए, अगर हम सीट 1 के कारण Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करें तो इसके इंटेंसिटी का डायरेक्शन 1 से 2 की ओर होगा, E1, और 2 के कारण Q पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा 2 से 1 की ओर। के बीच स्टूडेंट 180 डिग्री का एंगल फाइंड आउट होता है, इसलिए इनका रिजल्टेंट E1 माइनस E2 होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड at Q is E1 minus E2 ρ1 upon 2 epsilon 0 minus ρ2 upon 2 epsilon 0 ρ1 minus ρ2 upon 2 epsilon 0। इस फार्मूले से निकालेंगे स्टूडेंट। इफ ρ1 is equal to ρ2 is equal to ρ, अगर ये दोनों सीट सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो ρ1 is equal to ρ2, then E is equal to ρ minus ρ upon 2 epsilon 0 is equal to 0। ऐसे केस में स्टूडेंट Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर सेम मटेरियल के बने हैं तो 0 होगा। आइए P डैश पर देखते हैं स्टूडेंट, P डैश पर क्या होगा। We will find the electric field at the point P dash। P डैश पर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो सेकंड सीट के कारण होगा अवे फ्रॉम द सेकंड सीट E2, अवे फ्रॉम द फर्स्ट सीट E1। दोनों के अब सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at the point P dash,
E is equal to E1 plus E2 रो 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 रो 2 अपान 2 एप्सिलॉन 0 रो 1 प्लस रो 2 अपान 2 एप्सिलॉन 0। इस फार्मूले से फाइंड आउट होगा स्टूडेंट। चाहे आप ये देख लें कि अगर दोनों सीट पॉजिटिव है तो इनके बाहर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आता है और अंदर अगर सेम मटेरियल के बने हैं तो 0 आता है। अब स्टूडेंट अगर फ्रंट 2 चार्ज सीट हो, उनमें से अगर एक सीट पॉजिटिव और एक सीट नेगेटिव हो जाए तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट होता है? Find intensity of electric field when first seat is positive and second seat is negative। अगर एक पॉजिटिव है स्टूडेंट, एक नेगेटिव है, तो इसके लिए क्या करना होगा? ये सीट नंबर 1 है, ये सीट नंबर 2 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव सीट है। इस पी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है कि रो 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 निगेटिव है तो स्टूडेंट निगेटिव की ओर होगा। E2 इज इक्वल टू रो अपान 2 एप्सिलॉन 0। और इस पॉइंट पर देखें स्टूडेंट तो इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा E2 और E1 भी इस डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट। और इस पॉइंट पर देखें तो E1 इस डायरेक्शन में होगा और E2 इस डायरेक्शन में होगा। E1 इज इक्वल टू रो 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 रो 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये निगेटिव और पॉजिटिव में यही अंतर है स्टूडेंट एरो का। ये नेगेटिव में इसकी सीट की ओर हो जाता है, पॉजिटिव में सीट से अवे हो जाता है, इसलिए हम लिख देते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सीट के कारण क्या होगा? रो 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0। फर्स्ट सीट स्टूडेंट पॉजिटिव है तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम सीट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड सीट
E2 ρ2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 टूवर्ड द शीट। resultant intensity at P E is equal to E1 minus E2 ρ1 minus ρ2 upon 2 epsilon 0 if ρ1 is equal to ρ2 then E should be equal to 0। सेम मटेरियल के होंगे स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर भी 0 होगा और इस पॉइंट पर भी 0 होगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट Q E is equal to E1 plus E2 होगा ρ1 plus ρ2 upon 2 epsilon 0 होगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P dash E is equal to E1 minus E2 ρ1 minus ρ2 upon 2 epsilon 0 if ρ1 is equal to ρ2 सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो E is equal to 0 होगा। स्टूडेंट ये सीट के बारे में हमने आपको बता दिया। अभी आपके पास दो और एप्लीकेशन बचे हुए हैं, वो स्फेरिकल सेल है और सॉलिड स्फेयर है। तो आइए स्टूडेंट हम आपको बताते हैं। ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल है। लेट अस सपोज दिस इज द सेल ऑफ रेडियस R, सेंटर O। स्टूडेंट ये R है, ये स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। स्टूडेंट हमें आपको दिखाना है कि इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगा, अंदर क्या होगा।
सरफेस पर क्या होगा। इसके लिए स्टूडेंट यहां पर सरफेस से बाहर एक पॉइंट हम लेते हैं P, जिसका डिस्टेंस है R। तो स्टूडेंट इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, हम लोग गॉस एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो गॉस एप्लीकेशन के लिए इस चार्ज को एक गॉसियन पृष्ठ से क्लोज्ड कर देना है, इसलिए और रेडियस का एक सर्कल बना देते हैं। ये बना दिया, ये गॉसियन पृष्ठ हो गया स्टूडेंट। ये जो है अब पूरा का पूरा स्फेरिकल सेल बाहर वाले सर्कल से कवर्ड हो गया, तो ये गॉसियन सरफेस हो गया। अब गॉसियन सरफेस को एलिमेंट एरिया में डिवाइड कर दिया, ये DA हो गया। इस एलिमेंट एरिया का एरिया वेक्टर जो होगा वो इसके सेंटर से पास होगा और इस डायरेक्शन में होगा, और इसके कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी स्टूडेंट, वो भी DA वेक्टर के पैरेलल होगा। हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस पॉइंट पर कैसे फाइंड आउट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल at the point P, phi E is equal to surface area E dot dA। इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं स्टूडेंट, तो EDA हो जाएगा, और E को बाहर कर लें तो DA हो जाएगा, E इंटू A हो जाएगा, और A है एरिया ऑफ द सर्कल, E इंटू 4πr², फाई E। इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की का कंसेप्ट था, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट से हमने फाई E इज इक्वल टू E इंटू 4πr² निकाल लिया। अब बाय गॉस थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये गॉसियन पृष्ठ Q चार्ज को क्लोज्ड करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0 होता है। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू Q/ε0, और इसे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 टू E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये तो स्टूडेंट ऐसे लगता है जैसे कोई चार्ज एक पॉइंट पर कंसंट्रेट है या एक पॉइंट पर स्थित है, उस पॉइंट के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जितना आता है उस वो पूरी की पूरी इंटेंसिटी स्फेरिकल सेल के कारण भी उतना ही प्राप्त होता है इस पॉइंट पर। अगर स्टूडेंट यहां पर सपोज कर ले if
रो इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट ये आर रेडियस के सेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, तो लिखेंगे रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया ऑफ सेल। एरिया ऑफ सेल स्टूडेंट क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू के स्थान पे लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू रो। क्यू के स्थान पर अगर ये पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी स्टूडेंट आ जाता है 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई आर स्क्वायर रो अपॉन आर स्क्वायर। अब 4 पाई से स्टूडेंट 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस फार्मूले से भी फाइंड आउट हो सकता है। ये फार्मूला यूज तब करना है स्टूडेंट जब चार्ज नहीं दिया होगा, तब जब सेल के ऊपर चार्ज दिया होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे। जब सेल का सरफेस डेंसिटी दिया गया होगा, चार्ज डेंसिटी दिया गया होगा, तब ये फार्मूला यूज करते हैं। स्टूडेंट दूसरा पॉइंट आता है कि इस सेल के ऊपर कितना होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface of the cell। सेल के सरफेस पर करना क्या है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं करना है। ये रेडियाई छोटी होकर के आर के बराबर हो जाएगा। R is equal to capital R, then E is equal to rho upon epsilon 0 R square upon R square is equal to rho upon epsilon 0। ये लिख देते हैं। सेल के ऊपर कितना होगा ये कैसे फाइंड आउट होगा, वो इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। इस फार्मूले में R इक्वल टू कैपिटल R रख देंगे, ये फाइंड आउट हो जाएगा। तीसरा टॉपिक है स्टूडेंट इसी का कि इसके अंदर अगर कहीं फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट पर, तो कैसे फाइंड आउट होगा। सपोज कर लीजिए कि आप यहां फाइंड आउट करना चाहते हैं P डैश पर, और P डैश की सेंटर से दूरी स्टूडेंट R डैश है, तो यहां भी स्टूडेंट आपको एक गॉसियन सरफेस का निर्माण करना होगा। ये R डैश का गॉसियन सरफेस का निर्माण करना होगा। We find intensity of electric field we will find intensity of electric field inside the cell। सेल के अंदर अगर फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट यहां भी इस सेल को
छोटे छोटे एलिमेंट एरिया में हम बांट देते हैं और एलिमेंट एरिया वेक्टर इस साइड में होगा dA, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी स्टूडेंट इसी साइड में होगा E। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट अगर लगाते हैं स्टूडेंट तो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स at the point P dash phi is equal to A E dot dA या EA हो जाएगा। phi E इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट लगा करके फाई ई तो फाइंड आउट हो गया। अब गॉस प्रमेय लगाना है। तो गॉस प्रमेय हमें क्या बताता है स्टूडेंट कि गॉस जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर चार्ज बंद होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट अगर इसे ध्यान से देखें तो ये जो सर्कल दिख रहा है पी डैश पर, वो चार्ज को बंद नहीं करता है, चार्ज के बाहर है, इसलिए चार्ज अंदर वाले को लिया जाता है, बाहर वाले चार्ज को नहीं लिया जाता है। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम गाउस थ्योरम फाई इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि कोई चार्ज नहीं बंद करता। जब चार्ज नहीं बंद करता है तो चार्ज 0 लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 we get EA is equal to 0, A does not equal to 0, E is equal to 0। स्टूडेंट ई 0 हो जाएगा स्फेरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो सेंटर हो, सेंटर के किसी भी पॉइंट पर, स्फेरिकल सेल के किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखें तो किसी भी पॉइंट पर 0 हो जाएगा। एक एप्लीकेशन स्टूडेंट और बचा है, वो है स्फेयर। इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेयर। एक चार्ज स्फेयर लेते हैं और उसमें उसके बाहर, स्फेयर के ऊपर, स्फेयर के अंदर कैसे फाइंड आउट होगा इसके बारे में आपको हम बताते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। स्टूडेंट ये कैपिटल आर रेडियस का स्फेयर है और स्फेयर के पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। फिर से सुन ले स्टूडेंट, ये स्फेयर है, स्फेयर के पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। और इस चार्ज, इस स्फेयर से बाहर एक पॉइंट पी लेते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है।
तो ये डिस्टेंस r ले लेते हैं। यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं और इस गॉसियन पृष्ठ के सरफेस को एलिमेंट्री एरिया में डिवाइड करते हैं। इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये भी इस डायरेक्शन में होगा। लेट अस सपोज पॉजिटिव चार्ज Q distributed in whole volume distributed in whole volume if rho be the volume charge density रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी होगा। क्यू इज इक्वल टू रो इंटू वी होगा। वॉल्यूम 4/3 क्यूब होगा। ये क्यू चार्ज इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू DA is phi is equal to E into DA। वॉल्यूम इंटीग्रल लिखते हैं और ये हो जाएगा आपका E into A फाई। ये एरिया है 4πr² बाय गाउस थ्योरम। फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यू की वैल्यू स्टूडेंट अगर रख दें तो ये हो जाएगा 4πr³ रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड E into 4πr², 4πr³ अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। E इज इक्वल टू r³ रो 3 एप्सिलॉन 0 r²। इस फार्मूले का यूज करते हैं स्टूडेंट। यदि स्टूडेंट स्फेयर के सरफेस पर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट होगा? इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड on the
स्फेयर के ऊपर अगर फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट R इज इक्वल टू कैपिटल R पुट करें। E इज इक्वल टू R क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर R रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, ये फाइंड आउट हो जाएगा। तीसरा, इनसाइड ऑफ द स्फेयर अगर फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट होगा स्टूडेंट, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इनसाइड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इनसाइड ऑफ द स्फेयर अगर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए कि ये इनसाइड में कोई पॉइंट P डैश है। P डैश पर गॉसियन सरफेस का निर्माण करना है। तो R डैश रेडियस का एक सर्कल बना देंगे। अब स्टूडेंट यहां पे जो टिपिकल काम है वो ये है कि चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे होल इस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट था। जब आपने R डैश रेडियस का सर्कल काट लिया तो ये इसके ऊपर जो भाग बचा हुआ है, यहां पे जो चार्ज है वो बाहर हो गए हैं। तो हम सबसे पहले इसके वॉल्यूम में या इसके ऊपर कितना चार्ज है ये निकाल लेते हैं। चार्ज ऑन द R डैश रेडियस सरफेस, Q इज इक्वल टू रो इंटू ए होगा, या वॉल्यूम लिख लेते हैं। ये 4/3 पाई R डैश क्यूब होगा। 4/3 पाई रो R डैश क्यूब होगा। ये इतना चार्ज ये जो है बंद करता है अपने ऊपर। अब इसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट इस सरफेस को एलिमेंट्री एरिया में डिवाइड कर देते हैं। ये ई डैश हो जाएगा, ई हो जाएगा, इस डायरेक्शन में डी ए हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहां हम फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the small area dA, phi E is equal to phi A is equal to E डॉट डी ए, ई ए और ए की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई R डैश स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा
फ्रॉम गाउस थ्योरम phi is equal to q upon epsilon 0। ये कितना चार्ज को क्लोज्ड करता है स्टूडेंट, ये क्यू डैश लिखा हुआ है। ये इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड E इंटू 4πr डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर। यहां वैल्यू रख लेते हैं क्यू डैश की 1/4 एप्सिलॉन 0 4/3 रो आर डैश क्यूब अपॉन आर डैश स्क्वायर। पाई से पाई 1/एप्सिलॉन 0 रो आर डैश अपॉन 3 या स्टूडेंट आर डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। Thank you so much.